हेलो फ्रेंड्स, एनोनिमस लिबरल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया था कि भारतीय संविधान के तहत हमको कौन कौन से आपातकाल देखने को मिलते हैं, अर्थात हमने 3 आपातकाल के बारे में चर्चा की थी। पहला था आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा था राष्ट्रपति शासन और तीसरा था वित्तीय आपातकाल। तो इसके तहत हम लोगों ने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में समझने का प्रयास किया था कि कैसे राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है और कैसे हटाया जाता है और क्या-क्या राष्ट्रीय आपातकाल के विभिन्न प्रावधान हैं, जो संविधान हमारे देश के संविधान में दिए गए हैं। तो आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो कैसे जो विभिन्न हमारे, चूँकि भारत एक संघीय प्रवृत्ति का देश है, यहाँ पे हमको केंद्र के साथ-साथ राज्य भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो डिवाइड हैं। भारतीय संविधान के तहत ये बताया गया है कि केंद्र के कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं और राज्य के कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। और केंद्र जो हमारी लोकसभा है वो कैसे कार्य करती है और राज्य विधानसभा कैसे कार्य करती है। तो मौलिक मौलिक अधिकारों के बारे में भी हमारे संविधान में दिया गया है कि क्या किस प्रकार से पब्लिक अपने राइट्स का उपयोग कर सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो एक आत्मक व्यवस्था हो जाती है। तो हमको इन 3 क्षेत्रों में हमको उसके प्रभाव देखने को मिलता है। पहला है केंद्र राज्य के संबंधों को देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इनके प्रशासनिक संबंध में क्या परिवर्तन आता है, विधायी संबंध में क्या परिवर्तन आता है और वित्तीय संबंध में क्या परिवर्तन आता है। और हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल में क्या परिवर्तन आता है। और उसी के साथ हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो जो अल्टीमेट क्या मतलब कहें हम लोग, अल्टीमेट जो अथॉरिटी है, जो अल्टीमेट हम पावर देखने को मिलती है हमको, वो देश की जनता में निहित है, यहाँ के लोगों में निहित है। जो जिस प्रकार वो लोग अपने एक एक नागरिक के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और उनको हम ये देखते हैं कि उनको कौन-कौन से इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो उनको कौन-कौन से आपके अधिकार मिले हुए हैं, जिसका उपयोग करते हुए वो अपने अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। लेकिन जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो हमको ये देखने को मिलता है कि उनके अधिकारों में भी कमी की जाती है। उनको उनको जो अधिकार आम तौर पे मिलते हैं वो अधिकार उनको राष्ट्रीय आपातकाल के समय नहीं दिए जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों के प्रभावों की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि केंद्र जो कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग कार्यपालिका के संबंधों की बात करें केंद्र और राज्य के, तो हम लोग ये देखते हैं कि केंद्र किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकता है। अभी तक क्या होता है कि राज्य के पास अपने विषय हैं, केंद्र के पास अपने विषय हैं, ठीक है। तो वैसे तो केंद्र आपके कुछ ही मैटरों में स्टेट को निर्देश दे सकता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र किसी भी मैटर पे आपका राज्य को निर्देश दे सकता है। पहले क्या था कि केंद्र जो संघीय व्यवस्था के लिए उपयोगी जो मैटर हैं उन्हीं पर सिर्फ निर्देश दे सकता था। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मैटर पे और देश के एकीकरण के मैटर पे वो केंद्र आपका जो संविधान में जो दायित्व दिए गए थे उसके दायित्व के निर्वहन में और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए केंद्र राज्य को समय समय पर निर्देश देता रहता था। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो फिर उसमें केंद्र राज्य के किसी भी मैटर पे आपको निर्देश दे सकता है। और केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति को पूरी तरीके से उस पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेती है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय सेवा के जो
पावर है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखते हैं, और जो केंद्रीय सेवा में जो आपके कार्मिक एम्प्लॉयड होते हैं उनके भी दायित्व और शक्ति में हमको इजाफा देखने को मिलता है। तो कार्यपालिका शक्ति में हम लोग ये देखते हैं कि जो जो केंद्र है आपका, अगर मान लीजिए पूरे देश में लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल, तो सारे ही जो स्टेट हैं उनकी कार्यपालिका शक्ति किसके पास, केंद्र के पास चली जाती है। और अगर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लगाया गया है तो फिर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो स्टेट होगा उसकी कार्यपालिका शक्ति केंद्र केंद्र के पास निहित हो जाती है, और वो किसी भी मैटर पे आपको स्टेट को निर्देश दे सकता है, और आपकी अंतिम अथॉरिटी यहाँ पर हमको केंद्र ही देखने को मिलती है। ठीक है। अब अगर हम लोग विधायी संबंधों की बात करें स्टेट और केंद्र की, तो संसद राज सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकता है। अभी तक क्या था कि केंद्र कौन कौन से विषय पर कानून बना सकता था, आपका कॉन्करेंट लिस्ट में बना सकता था, और सेंट्रल लिस्ट में बना सकता था। लेकिन अब जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो फिर संसद जो है वो राज्य के किसी भी विषय पे कानून बना सकता है। यद्यपि राज्य की जो विधायिका होती है उसको निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी केंद्र किसी भी विषय पर आपका स्टेट के किसी भी विषय पे कानून बना सकता है। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और इस लेक्चर में फिर बता रहा हूँ कि इस समय जो देश की जो संघीय व्यवस्था ना होकर वो एकात्मक व्यवस्था के रूप में हमको देखने को मिलती है। ठीक है। और अगर हम लोग अ, राष्ट्रीय आपातकाल, और ये जो मान लीजिए अगर कोई संसद कोई कानून बनाता है तो वो जब तक राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा तब तक तो वो कानून चलता रहेगा, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल जब समाप्त होता है तो वो जो कानून बनेगा वो 6 महीने तक प्रभावी होता है, और उसके बाद अपने आप वो समाप्त हो जाता है। और इस दौरान राष्ट्रपति किसी प्रकार का अध्यादेश भी जारी कर सकता है स्टेट में। ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि स्टेट की जो सारी ही विधायी शक्तियाँ हैं वो हमको संसद में निहित होती हुई दिख रही हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग वित्तीय संबंधों की बात करें, तो जो आपका जो अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो वित्तीय जो संबंध है स्टेट और आपके सेंट्रल के, वो किसके रिकमेंडेशन पे कार्य करते हैं। एक तो पहला तो आपका जो नियम, जो मतलब प्रोविजंस और जो सिफारिश करता है आपका वित्तीय आयोग। समय समय पर वित्तीय आयोग का गठन होता है, और वित्तीय आयोग आपका जो आपका केंद्र और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस कलेक्ट करती है सेंट्रल, तो वो उस अनुपात में विभिन्न स्टेटों को वो समय समय पे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज देती है। लेकिन अ, लेकिन इस दौरान जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उन जो जिस रेशियो में जो केंद्र जो अपना करों का पोर्शन जो कलेक्ट कर रहा है, जो रेवेन्यू का पोर्शन स्टेट को दे रहा है, तो वो उसको संशोधित कर सकता है, और उसमें उस रेशियो में किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं कटौती सेंट्रल कर सकता है। राष्ट्रपति भारतीय संघीय व्यवस्था के तहत करों के वितरण संबंधी प्रावधान को संशोधित कर सकता है। तो इसके तहत हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो फाइनेंस आपका सेंट्रल दे रही थी अभी तक स्टेटों को, उसमें वो कमी कर सकता है, और जो पहले अगर मान लीजिए जो भी रेशियो में दे रहा था उस रेशियो को कम करते हुए अपने स्टेट को जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे रहा है उसमें कम करते हुए सेंट्रल के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकता है। तो ये थे वित्तीय। और अगर हम लोग दूसरा दूसरी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल पे क्या प्रभाव प्रभाव पड़ता है। तो लोकसभा का कार्यकाल बेसिकली 5 साल का होता है, लेकिन जब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो एक एक साल करके इसको चाहे कितनी भी बार आपका बढ़ाया जा सकता है इसके कार्यकाल को। जब तक राष्ट्रीय आपातकाल चलता रहेगा तब तक आपका लोकसभा के कार्यकाल को भी, लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को भी आपका
एक एक साल करके नंबर्स ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी भी बार लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल की समाप्ति के जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा, उसके 6 महीने तक ही इन लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल बना रहता है। उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगर हम लोग मौलिक अधिकारों के संबंध में बात करें तो अगर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान के तहत देश के नागरिकों को 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका उल्लेख आपको हमको आर्टिकल 13 से 35 तक देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें तो बेसिकली जो राष्ट्रीय आपातकाल का इफेक्ट है वो हमको दो अनुच्छेद, मौलिक अधिकारों पे जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो हमको दो अनुच्छेदों में देखने को मिलता है। पहला है आपका अनुच्छेद 358 और दूसरा है अनुच्छेद 359। अगर हम लोग अनुच्छेद 19 में अगर हम लोग अनुच्छेद 358 की बात करें तो इसके अंतर्गत वो प्रावधान दिए गए हैं जो आर्टिकल 19 के तहत जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं उसके निलंबन से संबंधित है। और अगर हम लोग आर्टिकल 359 की बात करें तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं उनके अन्य मूल अधिकारों के निलंबन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी प्रकार से निलंबित नहीं किया जा सकता है। और इसको छोड़ के जितने भी हमारे जितने भी आर्टिकल में हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं सभी को निलंबित किया जा सकता है। तो अगर हम लोग आर्टिकल 19 के तहत जो हमको अधिकार दिए गए हैं उसकी बात करें तो जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के तहत ही आपातकाल घोषित किया जाता है तभी आपका आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है। अगर मान लीजिए अ, आंतरिक अशांति के तहत कोई अ, सॉरी आंतरिक आर्म रेबेलियन के तहत अगर इंटरनल आर्म रेबेलियन के तहत कोई आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो आर्टिकल 19 को किसी भी प्रकार से निलंबित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो आंतरिक रूप से अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो आपका आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जाएगा। अगर युद्ध होता है भारत का या फिर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो फिर आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। और अगर हम लोग आर्टिकल 19 के तहत वो आर्टिकल 359 में जो अन्य मूल अधिकारों की बात की गई है 20 और 21 को छोड़कर, और आर्टिकल 19 के बारे में तो ऊपर ही मैंने चर्चा की, तो इन तीन वो जो अन्य 19 को छोड़ के जो अन्य आर्टिकल हैं 20 और 21 को भी छोड़कर, तो अगर इनकी बात करें तो जब इन इन अधिकारों को कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है बल्कि इनके उपचार को निलंबित किया जाता है। अर्थात इनके इम्प्लीमेंटेशन को निलंबित किया जाता है कि कैसे इन अधिकारों को इन इन अधिकारों का उपचार संविधान के तहत और विभिन्न जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और राज्य के उच्च न्यायालय हैं उसके तहत जो उपचार किया जा रहा है सिर्फ उसको निलंबित किया जाता है, ना कि मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 जैसे अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण हमारा संविधान प्रदान करता है उसको उसको किसी भी प्रकार से निलंबित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 के तहत जो प्राण एवं दैहिक दैहिक स्वतंत्रता दी गई है उसको किसी भी प्रकार से निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग आर्टिकल 359 के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उसकी बात करें तो आपातकाल की घोषणा जैसे ही होती है तो अपने आप जो आर्टिकल 19 है वो निलंबित हो जाएगा। बस खाली वो जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो वो आपकी किसी युद्ध या बाह्य आक्रमण के तहत की गई हो तो आर्टिकल 19 अपने आप ही निलंबित हो जाता है। लेकिन जो आर्टिकल 359 के तहत जो अन्य मूल अधिकारों के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं तो उनका
निलंबन अर्थात उपचारों का निलंबन अपने आप स्वतः नहीं होता। उसको उसके निलंबन को राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि उन मूल अधिकारों का वो निलंबन करे। ठीक है। तो बेसिकली हमने ये जानने का प्रयास किया कि आर्टिकल 358 और 359 में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान ये है कि आर्टिकल 358 में अनुच्छेद 19 के निलंबन के, वो जो आर्टिकल 19 में तहत जो आपके मूलाधिकार दिए गए हैं उनके निलंबन की बात की गई है। और जो अनुच्छेद 359 है उसके तहत जो अन्य मूलाधिकार हैं उनके निलंबन की बात की गई है। और इसी के तहत हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि आर्टिकल 19 तभी निलंबित होता है जब बाह्य आक्रमण और आपका युद्ध की स्थिति बने। ठीक है। और आर्टिकल 359 क्या कहते हैं आपका, ये जो आर्टिकल 359 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो निलंबित नहीं होते, उनके उपचारों को ही निलंबित किया जाता है। और आर्टिकल 358 के तहत जो जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और आर्टिकल 359 के तहत जो जो आपके अन्य जो मूल अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित नहीं होते, उनके उपचार स्वतः निलंबित नहीं होते। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि उन मूल अधिकारों को उन मूल अधिकारों के निलंबन को लागू कर सकता है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो प्रावधान थे और उसके क्या क्या प्रावधान, कैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, कैसे हटाया जाता है, और कैसे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव अर्थात जो इफ़ेक्ट हैं उसके क्या, कैसे सेंट्रल और स्टेट के मध्य उसके प्रभाव विकसित होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। और नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति शासन कैसे स्टेट में लगता है और उसके क्या क्या विभिन्न प्रावधान हैं, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।